दोस्तों, आज की कहानी है तुम चिल्लाते क्यों हो जी। कुर्ता पैजामा वहीं खूंटी पर तो टांगा है, लेकिन ठहरो अभी, तुम कपड़े मत बदलना। संतोष ने भीतर से आते हुए कहा। क्यों? ताराचंद ने पूछा। संतोष मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम्हारी इच्छा चाय पीने की होगी। ऐसा करो, तुम दुर्गा ताई के घर हो आओ। ताऊ को कल शाम से बुखार है। वहाँ चाय के साथ नमकीन भी मिल जाएगी। थोड़ा रुककर वह फिर बोली, कल हम दोनों ही वहाँ जाकर सुबह की चाय पी लेंगे। आज दिन भर वहाँ बैठे बैठे मैं तो 2 बार की चाय पी आई थी। लौटते समय 6 संतरे भी साथ लेकर आई थी। संतरे? ताराचंद्र ने पूछा। संतोष फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ, ताऊ का हालचाल पूछने जो भी आ रहा था। ज्यादातर संतरे ही ला रहा था। मैंने ताई के कान में फुसफुसा कर कह दिया था कि किसी किसी बुखार में संतरा जहर का काम करता है। बस ताई ने सारे संतरे आस पड़ोस में बांट दिए। मेरे हाथ भी 6 संतरे लग गए। मिल ही रहे थे तो पूरे दर्जन भर ले आती। ताराचंद्र ने कहा, ले तो आती, मगर सोचा कि शाम को 6 ही तो खा सकेंगे, बाकी रखे रखे सड़ गए तो फेंकने ही पड़ेंगे। अब कपड़े बदल लो। शाम के लिए कटोरा भर कर आलू पालक की सब्जी सुशीला दे गई है। भूख लग आए तो बता देना, मैं रोटियां सेक दूंगी। संतोष ने कहा। सुशील के घर की सब्जी में तो मिर्च बहुत होगी। ताराचंद्र बोले, अरे मुफ्त के तो मिर्च में भी मज़ा ही लेना चाहिए। तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, जो मौका मिलते ही मुफ्त का जुगाड़ कर लेती हूँ। संतोष ने कहा। ताराचंद हंसकर बोले, तुम्हारी खूबी का तो मैं शुरू से ही कायल रहा हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस छोटी सी झोपड़ी के भीतर अक्ल का इतना बड़ा भंडार है। तभी ताराचंद्र को अपनी बात याद आई। तुम्हारी तो बात हो गई, लेकिन आज मैंने भी कुछ कम अक्ल का काम नहीं किया है। मेज पर लिफाफे में 4 आम रखे हैं। आम? संतोष चौकी, तुम जरा इनकी खुशबू तो ले लो। ताराचंद बोले, अब बता दो भी कि कहाँ से लाए हो। इतराते हुए संतोष ने पूछा। आज एक आदमी हमारे खन्ना साहब के लिए तोहफे में थैला भरकर आम ले आया था। साहब ने मुझसे ही कह दिया कि एक एक सबको बांट दो। बस मैंने मौका देखकर उनमें से 4 आम चुरा लिए। उन्होंने बताया, अरे चुराने ही थे तो कम से कम 6 तो चुराते। संतोष ने मुंह बिचकाया। ताराचंद कुछ कहने ही वाले थे कि आवाज़ सुनकर रुक गए। संतोष बहन आवाज़ पहचानकर संतोष बोली, अरे कमलेश बहन, बाहर से क्या आवाज़ें दे रही हो? अंदर आ जाओ। नमस्ते भाई साहब, मैं कह रही थी कि तुम्हारे घर में थोड़ा सा गरम मसाला होगा। मैं तो आज मंगाना ही भूल गई। और ये है कि बिना गरम मसाले के खाने में स्वाद ही नहीं मानते। कमलेश ने अंदर आकर कहा। संतोष दुनिया भर का अफसोस अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, तुम भी कैसे समय पर आई हो बहन। गरम मसाला मेरे यहाँ भी सुबह ही खत्म हुआ है। इनसे मंगाया तो था, लेकिन मर्दों की भूलने की आदत तुम जानती ही हो, सो ये भी भूल गए। लो ये 2 आम तुम भी ले जाओ। वह तो ठीक है, लौकी के कोफ्ते बना रही थी, मगर अब गरम मसाला। कमलेश की बात पूरी होने से पहले ही संतोष बोल पड़ी। लौकी के कोफ्ते तो एक दिन सरोज ने खिलाए थे। हमें कह रही थी कि उसके जैसे कोफ्ते पूरे मोहल्ले में कोई नहीं बना सकता। कमलेश ने मुंह बनाया, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। मुझे तो नहीं आता। कल दोबारा बनाऊंगी तो तुम्हारे यहाँ भी भिजवा दूंगी। फिर तुम खुद ही देख लेना कि कोफ्ता किसे कहते हैं। कमलेश के बाहर जाते ही संतोष मुस्कुराई। देखा, कल की सब्जी का भी इंतजाम हो गया। वह तो देखा, लेकिन उसे इतने महंगे आम दे गए, देने ही थे
2 संतरा दे दिए होते। ताराचंद बोले। संतोष हंसी। अक्ल से काम लेना सीखो। हो सकता है कि दुर्गा ताई ने उसे भी संतरे दे दिए हो। अचानक ताराचंद के चेहरे पर आई उदासी देखकर संतोष को हैरानी हुई। उसने वजह पूछी तो ताराचंद परेशान होकर बोले, खन्ना साहब कल रात घर आ रहे थे, वह भी पत्नी के साथ। यह सुनकर संतोष भी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद थोड़ा खुश होकर वह इत्मीनान से बोली, आस पड़ोस में मेरा दबदबा तो तुमने देख ही लिया है। सब्जियों का जुगाड़ हो जाएगा, हमें केवल रोटियों और सलाद का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो, खन्ना साहब की मिसेज को पिछली बार खीर बहुत पसंद आई थी। खन्ना साहब दफ्तर में भी बहुत दिनों तक उसी की चर्चा करते रहे थे। ताराचंद्र ने याद दिलाया, वह सुशीला के यहाँ से आई थी। कहते हुए संतोष 2 समोसे और थोड़ी सी बर्फी साथ लेकर सुशीला के घर निकल गई। 2 दिन बाद उन्होंने खन्ना साहब को बड़े आदर के साथ अपने घर आने की दावत दी, जिसे खन्ना साहब ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। शाम को वे दोनों इत्मीनान से घर पर खन्ना साहब के आने का इंतजार करने लगे। मोहल्ले भर से दाल सब्जी रायता का एक एक डोंगा शाम को 7:30 बजे से पहले ही उनके घर पहुंच चुका था। बस सुशीला के घर से खीर आने की कमी रह गई थी। जब 7:45 बजे तक खीर नहीं पहुंची तो ताराचंद को थोड़ी चिंता सताने लगी। तभी बाहर खन्ना साहब की कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। खन्ना साहब अपनी पत्नी के साथ उन्हीं के घर की ओर बढ़ रहे थे। लो, ये लोग तो आ गए, लेकिन तुम्हारी सुशीला अभी तक नहीं आई। ताराचंद फुसफुसाए। संतोष भी उसी अंदाज में बोली, तुम इन लोगों का स्वागत करो, मैं सुशीला के घर से होकर आती हूँ। वह तेजी के साथ सुशीला के घर की ओर चल दी। सुशीला उसे घर में कहीं दिखाई नहीं दी। संतोष सीधे उसके रसोई घर में पहुंच गई। यह देखकर उसे बड़ी राहत मिली कि सुशीला खीर तैयार करने के बाद ही कहीं गई थी। खीर भरी पतीली सामने ही रखी थी। उसने फटाफट डूंगा भरा और अपने घर पहुंच गई। डूंगा रसोई घर में रख संतोष भी उनके बीच चली आई। मिसेज खन्ना बोली, मिसेज चंद आप हैं? कहाँ? हमारे पास बैठिए। खाना तो एक बहाना है, हम तो प्यार के भूखे हैं, इसलिए तो मुंह उठाए किसी भी छोटे मोटे आदमी के यहाँ जा टपकते हैं जी। ताराचंद और संतोष के मुंह से एक साथ निकल पड़ा। खन्ना जी ने समझाने के अंदाज में कहा, इनका मतलब है कि हम किसी को भी छोटा नहीं समझते। संतोष ने कुछ ही देर में खाना मेज पर सजा दिया। ढेर सारी चीज़ें देखकर मिसेज खन्ना बोली, अरे इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? यह तो कुछ भी नहीं है, आप शुरू करें। संतोष ने एक डोंगा उनकी तरफ बढ़ाया। वे सब खाने में जुट गए। बीच में संतोष ने ताराचंद को इशारा किया कि वह खन्ना साहब से अपने प्रमोशन की बात छेड़ दे। सर, आप बुरा ना माने तो। ताराचंद हकलाने लगे। अरे अब कहाँ भी डालिए, खन्ना साहब ने कुछ तेजी के साथ कहा। ताराचंद सकपका गए और बोले, मेरा मतलब है सर, आपने यह बैगन का भरता तो छुआ ही नहीं है, थोड़ा यह भी लीजिए ना। ओह ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन इसमें इतना हकलाने की क्या बात थी? खन्ना साहब बोले, भाई साहब अब यह खीर तो लीजिए, आप लोगों के लिए खास तौर से बनाई है। कुछ देर बाद संतोष ने खन्ना साहब से कहा, भाई खीर तो हमारी श्रीमती जी की पसंद है, वे जी भर कर खा लें। खन्ना साहब बोले, आप लीजिए ना, मैं तो 2 कटोरी ले चुकी हूँ। मिसेज खन्ना ने खीर का डोंगा खन्ना साहब के सामने सरका दिया। वे बड़े चाव से खीर खा ही रहे थे कि अचानक सुशीला वहाँ चली आई और बोली, संतोष बहन जी, जो खीर तुम मेरे घर से उठा लाई थी वह तुमने खाई तो नहीं? उसे खाना मत,
वह कौशल्या है ना, उसका कुत्ता आज पता नहीं कैसे खुला रह गया और मेरी रसोई में घुसकर उस खीर में मुंह मार गया। मैंने तो खीर अलग रख दी थी कि रामकली की गाय को खिला दूंगी, मगर इस बीच तुम उसे उठा लाई। मैं उस समय कौशल्या की खबर लेने चली गई थी। अचानक सुशीला की नज़र खाने की मेज पर पड़ी और वह ठिठक गई। मेहमानों को देखकर उसने कहा, रुकना ठीक नहीं समझा, और उल्टे पैर वापस चली गई। उसके जाते ही वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मिसेज खन्ना अचानक चीखी, खीर कुत्ते की जूठी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक उबकाई ली और सारा खाया पिया वहीं मेज पर उगल दिया। डार्लिंग डार्लिंग, खन्ना साहब ने घबरा कर कहा और अचानक ताराचंद की ओर देखते हुए दहाड़े, यूं मिस्टर ताराचंद, तुम्हारी यह हिम्मत, हमें भिखारी समझते हो? भीख में मांगा हुआ खाना हमें खिलाते हो, वह भी कुत्ते का जूठा। हम तुम्हें दर दर का भिखारी बना देगा, ऐसा भिखारी जिसे कुत्ते का जूठा भी कभी नसीब नहीं होगा, समझे तुम? सर माफ़ कर दीजिए सर, कुछ नहीं होगा सर, कुत्ते को इंजेक्शन लगे हुए हैं सर। ताराचंद के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मिसेस खन्ना की उबकाइयाँ बढ़ती गई। अपने आप को संभालो डार्लिंग, कहते हुए खन्ना साहब फिर से उन्हें संभालने लगे। ताराचंद के मुंह से खन्ना साहब के अंदाज में ही निकला, हाँ डार्लिंग, अपने आप को संभालो। मिस्टर ताराचंद, तुम्हारी यह मजाल की तुम हमारी बीवी को डार्लिंग कह रहे हो, वह भी हमारे ही सामने। खन्ना साहब चीखे। वह शायद ताराचंद के कपड़े भी फाड़ देते, लेकिन मिसेस खन्ना फिर उबकाई लेने लगी। अपनी बात को तीरे से ताराचंद को अच्छी तरह से छलनी करने के बाद वे लोग चले गए। ताराचंद और संतोष काटो तो खून नहीं की हालत में खड़े रह गए। कुछ देर बाद ताराचंद संतोष पर बिखर पड़े। भाड़ में गई तुम्हारी खूबी, तुम्हारे चलते डूब गई ना नया। इतना सुनना था कि संतोष रोने लगी और भीतर जाकर ताराचंद नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांगने के अभ्यास में जुट गई।